हेलो बच्चों, वेलकम टू वन ऑफ द अनदर वीडियो एंड द लेक्चर 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आपको पढ़ाता हूँ आईआईटी और नीट के लिए केमिस्ट्री। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग के पिछले चैप्टर पे हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और उनके कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज हमने देखे थे कि बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, और मेन जो इम्पोर्टेंट पढ़ा था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होना चाहिए दो एटम के बीच में वो है एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्सेस, तभी बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो आज उसके बाद वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो आज जिस चीज़ से हम शुरू करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मतलब कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, वो भी किस बेसिस पे करेंगे? बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हम कितने टाइप के बॉन्ड बना सकते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड हम अलग अलग से बोल सकते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देख लीजिए, हम केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी 45, ठीक है, सॉरी 45 नहीं, 42 कर दीजिए, करेगा इधर 42 किलो जूल पर मोल से। बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होगा या फिर 42 किलो जूल पर मोल ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा क्या होगा? 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होगा या फिर इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल का होगा। तो बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल। तो कितने तरीके के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं ये थोड़ा हम देख लेते हैं। एक हमको सबको पता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमको सबको पता होता है। हम जो घर पे सॉल्ट लेते हैं NaCl, ठीक है, टेबल सॉल्ट, वो एक आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड है। हमने बहुत छोटे क्लास में भी ये सब पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, पूरा नहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। जब एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है और एक पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाता है, तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए भाई साहब। अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, अब सबको पता है भाई साहब, सबको पता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग होता है। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एटम और एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो एटम मिलकर एक बॉन्ड बनेगा, तो शेयरिंग होगा भाई साहब। तो कोवैलेंट बॉन्ड भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बट एक ही एटम पूरा का पूरा शेयर करता है। ठीक है, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है क्लास 12 पे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री नाम के एक चैप्टर भी है। और लास्ट में आता है मेटालिक बॉन्ड। ये आपके चारों टाइप्स हो गए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के, जिनका बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 42 किलो जूल पर मोल होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए वीक बॉन्ड आता है। वीक बॉन्ड में और हम दो अलग अलग डिवीजन कर देते हैं। वीक बॉन्ड दो अलग अलग डिवीजन में होते हैं। ठीक है, तो वीक बॉन्ड में पहला जो डिवीजन होता है उसका नाम होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलते हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक होता है और एक होता है वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। इनका बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल या फिर उससे ज़्यादा, 8 किलो जूल पर मोल या फिर उससे ज़्यादा पर 42 किलो जूल पर मोल से, पर 42 किलो जूल पर मोल से कम। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी होता है 8 किलो जूल पर मोल या फिर उससे ज़्यादा पर 42 किलो जूल पर मोल से कम। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ऐसा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से लिख नहीं सकते, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक होता है इंटरमोलिकुलर। हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होता है? इनका देखिए, इनको हम बॉन्ड नहीं बोलते, एकदम बॉन्ड नहीं होता। ये एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो एटम को जुड़ के रखता है।
ठीक है। तो इसको हम ऐसे बॉन्ड नहीं बुलाते। देखिए हमने सब में बॉन्ड लिखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सब में एक बॉन्ड लिखा है, पर इधर हमने बॉन्ड नहीं लिखा, इधर हमने क्या लिखा है, फोर्सेस। ठीक है। तो देखिए ये सबसे वीक होते हैं, ये सबसे वीक होते हैं, ये इन लोगों का बॉन्ड एनर्जी 8 किलो जूल पर मोल से भी नीचे का होता है। ठीक है, 8 किलो जूल पर मोल के भी नीचे का होता है। तो इनके जो टाइप्स है ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डीपी फोर्सेस। इसका और एक नाम होता है कीसम फोर्सेस, KEEACUM फोर्सेस। ठीक है। सेकेंड होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, उसका नाम शॉर्ट फॉर्म होता है DPIDP फोर्सेस। और डीबाई फोर्सेस, इसका और एक नाम होता है डीबाई फोर्सेस, DEBYE। ठीक है। और याद रखना डीबाई हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका यूनिट भी होगा डीबाई। ठीक है। इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। ठीक है। IDP फोर्सेस, इसका दो नाम होता है, लंदन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है। एक बात इधर आप बहुत ही ज़्यादा याद रखिएगा, इधर मैंने नोट लिख दिया है। ठीक है, कि आयन डाइपोल इस टाइप का कोई डाइपोल इंटरेक्शन आपको अगर दिखे कहीं, ठीक है, आयन डाइपोल कहीं पे अगर लिखा दिखे तो वो वैंडरवाल फोर्सेस में कंसिडर्ड नहीं होता, क्योंकि वो वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है। तो हम आयन डाइपोल को वैंडरवाल फोर्सेस के अंदर कंसिडर नहीं करते। अब देखिए वैंडरवाल फोर्सेस जो है ये बहुत ही हाई लेवल वाला केमिस्ट्री है, ये आपके सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है, पर आपको ये वाले नाम आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पकड़ दीजिए ऐसे देगा कि 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें 3 ऑप्शन ये हैं और चौथा ये वाला दे दिया। ठीक है। देखिए बोला इसमें बोलिए कौन सा वैंडरवाल फोर्सेस नहीं है। आपको अगर पता नहीं होगा कि आयन डाइपोल वैंडरवाल फोर्सेस में कंसिडर्ड नहीं होता तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपको ये सब पॉइंट याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए हमने इधर एक शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इधर हमने शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं ये थोड़ा मैंने बोल दिया है कि देखिए 0, 8 एंड 42 यही है हमारा बॉन्ड एनर्जी का रेंज। ठीक है। और 42 के एक्स्ट्रा 42 पे ऊपर भी जा सकता है। अब देखिए 0 से लेके 8 तक ये वैंडरवाल का एरिया है, ये वैंडरवाल फोर्सेस का एरिया है, क्योंकि 8 से कम होगा 0 से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। 8 से लेके 42 तक, देखिए 8 से लेके 42 तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड का एरिया है, और 42 एंड अबव ये किसका एरिया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का एरिया है। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा हम लिख के रख दें शॉर्ट नोट्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए हर एक चैप्टर का आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ठीक है, 2 या 3 पेजेस में। ये कैसे बनाते हैं और एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब ये मैं हट जा रहा हूँ, अब पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए मैं अगले टॉपिक पे जा रहा हूँ जो कि है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का एक टाइप है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, जो कि होता है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन से एटम्स होते हैं, कोई भी मेटल एटम्स पकड़ लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल एटम पकड़ लीजिए, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इलेक्ट्रॉन खुद से निकाल के और पॉजिटिव बन के मोर स्टेबल हो जाते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी मिल जाता है। जैसे आपको पता ही होगा ना कि सोडियम जो है, सोडियम क्या है 11, तो ये 1s2 2s2 2p 6 3s1 ऐसा होगा। अब सोडियम प्लस क्या होगा, ये 3s1 एलिमिनेट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2s2 2p6। अब देखिए ये क्या होगा, ये तो हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया ना। इधर क्या आ गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और वो ही इलेक्ट्रॉन कोई एक दूसरा
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेके ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको पता ही होगा कि जैसे फ्लोरीन होता है, जैसे हम फ्लोरीन को लिख सकते हैं, अगर लीजिए ठीक है। अब फ्लोरीन एफ होता है 9 का मतलब है तो 1s2 2s2 2p5। अब देखिए ये 2p6 हो जाएगा तो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन में आ जाएगा। तो F माइनस कैसा होगा, तो 1s2 2s2 2p6, तो देखिए ये भी आ गया इनर्ट गैस कन्फिगरेशन में और ये स्टेबल हो गया। तो सोडियम जो एक मेटल एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के ज़्यादा स्टेबल होता है, और F माइनस जो कि है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेके ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हमको लेना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमको लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेगा और स्टेबल बन जाएगा। तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा और एक नेगेटिव आयन बनेगा। अब देखिए ज़्यादातर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है तो हमने M लिया। ओ अच्छा, इधर हमने गैसियस स्टेट में मेटल लिया। इधर गैसियस स्टेट पे अगर मेटल है, आप बोलेंगे कि कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में कैसे हो सकता है। देखिए इधर गैसियस स्टेट का मतलब कुछ और है। कोई भी रिएक्शन एक एटम गैसियस स्टेट में जाके करता है। गैसियस स्टेट का मतलब होता है ऐसा एक स्टेट, ये हम थियोरेटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर देखते हैं, ये हम कंसीडर करके चलते हैं कि ऐसा एक स्टेट जहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट है, ऐसा मेटल का या फिर कोई भी एटम रिएक्शन में ऐसा एक एटम प्रेजेंट है, और जब ये आयनाइजेशन हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ से, तब एक ही एटम प्रेजेंट है और बाकी आसपास में कोई एटम नहीं है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो वही स्टेट को हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। इसको हम इनर्ट गैसियस स्टेट भी बोल सकते हैं, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो मेटल गैसियस स्टेट में है, उसको हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो M प्लस हो जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। और देखिए एक X कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेम गैसियस फेज में ही होगा तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा वैसा। एक इलेक्ट्रॉन लेके X माइनस फॉर्म हो रहा है तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब एक M प्लस हो गया, एक X माइनस हो गया, दोनों मिलके एक MX। अब ये सॉलिड में हो गया। क्यों? आपको पता ही होगा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही रहता है। उसको अगर हम कोई वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व कर दे तो ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कैसा सॉल्वेंट है। ये सॉल्यूशन चैप्टर है एक जो हम पढ़ते हैं क्लास 12 में, वहाँ पे थोड़ा बहुत हम सीखेंगे पोलर सॉल्वेंट कैसा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसा होता है। ऑर्गेनिक में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आपका, ठीक है। देखेंगे कि हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो अब इधर देखिए, तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया, तो ये आयनिक कंपाउंड बन गया भाई साहब, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में ही होता है और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि जो नमक हम घर पे खाते हैं NaCl, उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री के आसपास होता है, उससे ज़्यादा ही होता है थोड़ा, ठीक है। तो हम सोचिए अब कितना ज़्यादा वो स्टेबल है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, आप थोड़ा नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आयनिक जो बॉन्ड है उनका दो एग्जांपल देख लेते हैं। उसका दो एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जांपल है। NaCl हम सबके घर पे होता है। देखिए Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा क्योंकि ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये Na प्लस हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p6, तो ये एक इनर्ट गैस कन्फिगरेशन आ गया, IGC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के नाते ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बन जाएगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये पार्शियली फील्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो फुल फील्ड हो जाएगा और ये भी हो जाएगा IGC इनर्ट गैस कन्फिगरेशन और ये स्टेबल बन जाएगा। तब क्या होगा, ये Na प्लस और Cl माइनस आएगा, ये दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब दो अपोजिट चार्ज आमने सामने आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या हम बोलते हैं इस फोर्स को, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बोलते हैं। और ये एट्रैक्शन के लिए ये दो एक मिलके एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ये दो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड का एग्जांपल। देखिए मैग्नीशियम 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 होता है। अब देखिए इधर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 2p6 बन के ये एक फिर से क्या बनेगा, IgC भाई साहब, IgC इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बन जाएगा और ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अब देखिए 2 फ्लूरीन एटम लगेंगे, एक फ्लूरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो भाई साहब देखिए एक फ्लूरीन एटम का कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 2p5, एक अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2p6 बन के फिर से क्या बन जाएगा, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनेगा और फिर से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए एक Mg+2 के साथ एक इंटरेक्शन होगा, एक F- और इधर एक F- के साथ इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, तो एक MgF2 का एटम मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। ये होता है एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये जो आयनिक बॉन्ड में आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का भी पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड में। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी हम सीखेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब मोर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मोर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, यही होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड, मतलब यही होता है, ठीक है। आप NaCl का एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, Na एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, एक Na एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो एक Na एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, तो Na+ बन रहा है ना, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी NaCl का हो जाएगा 1। एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो Mg+2 बन रहा है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी MgF2 का हो जाएगा 2, भाई साहब, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग। अब ये आयनिक बॉन्डिंग जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का पार्ट होता है, ये सबसे अच्छा कब बनेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। कोई भी एक एटम आया, इलेक्ट्रॉन निकाला, कोई भी एक एटम आया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऐसा नहीं होता है भाई साहब, थोड़ा सोच समझ के होता है। केमिस्ट्री एकदम इलॉजिकल नहीं है, जो सब बोलते हैं ना कि लाल में पीला डाल के नीला बना दिया, ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होता है। तो अब देखिए फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम शुड बी लो। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी मतलब लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो जितना लो होगा, जितना कम एनर्जी दूंगा पट से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। पकड़ लीजिए एक एटम है जिसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देके फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और एक एटम है जिसको थोड़ा सा एनर्जी देते ही एक इलेक्ट्रॉन निकल दे रहा है। तो कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, जो कम एनर्जी देने से टक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा उसका लो होना चाहिए। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी हाई। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, लास्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को घुसाना है तो जब हम घुसाएंगे एक इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में घुसाएंगे तो थोड़ा एनर्जी रिलीज़ भी होगा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, हमने क्या सीखा था, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जिसका जितना ज़्यादा एनर्जी कम, उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा उस एनर्जी रिलीज से, तो उतना ज़्यादा अच्छा है।
तो पकड़ लीजिए कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं लास्ट शेल में, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, तो बोर स्टेबल हो रहा है। तो वो वाला जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा और वो अच्छा आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और लास्ट देखिए, ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। अब जब लैटिस फॉर्म हो जाएगा, लैटिस एनर्जी क्या होता है मैं बोलूँगा, लैटिस क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो अब देखिए कि वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा हाई होगा, उतना अच्छा है, ठीक है। आप ये थोड़ा देख लीजिए, मैं लैटिस एनर्जी के बाद, इसके बाद लैटिस एनर्जी हम डिस्कस करेंगे, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो अब देखिए, हम लैटिस एनर्जी डिस्क्राइब करने वाले हैं और लैटिस एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, उसके पहले हम लैटिस क्या होता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए, ये आपका थोड़ा बहुत तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा किस्मत ख़राब ही है कि क्लास 12 में एक चैप्टर हुआ करता था पहले के ज़माने में, बहुत पहले जब डायनासोर घुमा करते थे हाथ में, तब एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 12 में, जो पहला चैप्टर हुआ करता था वो है सॉलिड स्टेट। उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते थे कि लैटिस क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो सॉलिड स्टेट तो आप आपके सिलेबस में है नहीं, और WBJE में थोड़ा बहुत है, तो अगर टाइम मिले मैं करा दूंगा, थोड़ा बहुत मैं करवा दूंगा वो। अभी थोड़ा देखिए कि लैटिस क्या होता है, मैं थोड़ा आपको लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिएगा। अब कभी पंडल जब तैयार होता है, आप मुंबई में रहते हो तो गणपति का जो पंडल होता है वो आप देखे होंगे, आप कोलकाता में रहते हो तो दुर्गा पूजा का जो पंडल होता है वो आप देखे होंगे, आप कहीं भी रहते हो पंडल देखा ही होगा। और पंडल नहीं देखा होगा तो जब आपका कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो वो लोग ऐसे बाम्बूज को ऐसे टाई करते हैं एक दूसरे के साथ, और एक ऐसा सीरीज ऐसे बना देते हैं, ठीक है। कोई भी एक कंस्ट्रक्शन जगह पे आप जाके देखिएगा, तो जो बैम्बूज का टाइंग होता है, एक बैम्बू से दूसरे बैम्बू को ऐसे रोप से टाई किया जाता है, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाई किया जाएगा तो उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो लैटिस उसी को बोलते हैं, वो स्ट्रक्चर को, पेंडल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, जो बैम्बू से सिर्फ बना हुआ होता है, जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग के बाहर जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जिसके लिए जैसे बैम्बू से बना होता है, तो वो क्या होता है, उसी को हम लैटिस बोलते हैं, उस बैम्बू के स्ट्रक्चर्स को, स्केलेटन को, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके वो लोग उसको टाई करेंगे बैम्बू को, तो उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ऐसे हिलेगा नहीं। पेंडल भी वही है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके करेगा तो वो हिलेगा नहीं, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो हिलेगा नहीं। तो उसका लैटिस एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो वैसा ही होता है जब हम सॉलिड कोई कंपाउंड लेते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिस। और उस लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है, तो उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म। मैंने आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म जो बोला था, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वो गैसियस स्टेट में है, ऐसा एक स्टेट में है कि जहाँ पे दूसरा कोई आयन उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ठीक है, ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। एक आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में कोई एक आयनिक कंपाउंड है, उसका लैटिस तोड़ने के लिए हमको कितना एनर्जी देना होगा ताकि उसका लैटिस टूट जाए और वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, उसी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि mx है, ठीक है, उसको तोड़ के m+x- बनाने में कितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा, वही है लैटिस एनर्जी mx का। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब बॉन्ड हम तोड़ते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी बाहर से दे के तोड़ते हैं। अब देखिए, आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आप दोनों के बीच में अगर कोई आके झगड़ा करा रहा है, ठीक है, पकड़ लीजिए कोई होकर आपके नाम पे उसको कुछ अलग बोल रहा है, आपको कुछ अलग बोल रहा है, तो आप दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा होगा। तो क्या हो रहा है, बाहर से कुछ इनपुट किया जा रहा है। तो वैसा ही ऐसा भी होता है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, तभी जाके बॉन्ड टूटता है। जैसे रियल लाइफ में होता है वैसे इधर भी होता है, ठीक है। कान अगर भरना हो ना किसी का,
तो भाई साहब कान मत भरो। कान भरना मतलब एनर्जी देना और बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। अब देखिए, जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, हमसे एनर्जी जाएगा, तो डेल्टा एच लैटिस मतलब चेंज इन लैटिस एनर्जी, ठीक है। डेल्टा एच लैटिस ये नेगेटिव में आएगा, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा स्टेबल स्टेट में जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा, तो क्या होगा, ये डेल एच लैटिस पॉजिटिव में होगा। आपको ये एक चीज़ याद रखना होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर देख लीजिए कि mx से m प्लस एक्स माइनस ये हम तोड़ रहे हैं बॉन्ड, तो इस वे में जाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, तो हमको लैटिस एनर्जी नेगेटिव में आएगा। अगर इस वे से इधर आए कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उल्टा, ठीक है, m प्लस एक्स माइनस से mx आ रहा है, तो हमारा लैटिस एनर्जी पॉजिटिव में होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, जस्ट साइन बदल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ये आप फिजिक्स में भी बहुत सारा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर पे, कि लैटिस एनर्जी जो होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए ही बन रहा है कोई भी आयनिक बॉन्ड, तो हम इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल ही फॉलो होगा, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R, ये ऐसा फैक्टर पे डिपेंड करता है। Q1 Q2 है जो चार्जेस है, ठीक है, m प्लस एक्स माइनस जो चार्जेस है, और R होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ, दोनों आयन के बीच का डिस्टेंस। पकड़ लीजिए इधर एक पॉजिटिव आयन है, पकड़ लीजिए इसको हम A बोल देते हैं और इसको हम B बोल देते हैं, तो पकड़ लीजिए AB का बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए इधर का रेडियस अगर R1 है, इधर का रेडियस अगर R2 है, B2 का नेगेटिव का, ये दोनों अगर बॉन्ड फॉर्म कर ले तो ऐसा कुछ बनेगा। तो रेडियस इधर, अब इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा, मैंने बोला था न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस मापने के लिए, ठीक है। तो देखिए R1 इधर तक है और इधर से इधर तक R2 है, तो इसका रेडियस कितना आएगा, R1 प्लस R2, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देख लीजिए, अगर ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस बहुत दूर दूर है, कितना बड़ा बड़ा एटम ले लिए, पकड़ लीजिए हमने पॉजिटिव एटम भी बहुत बड़ा साइज़ का ले लिया, नेगेटिव एटम भी बहुत बड़ा साइज़ का ले लिया, तो क्या होगा, ये R1 और R2 दोनों पॉइंट बहुत दूर दूर हो जाए, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो एट्रैक्शन कम होगा। एट्रैक्शन अगर कम होगा तो भाई साहब क्या होगा, एट्रैक्शन अगर कम होगा तो ईज़िली हम उस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो देखिए अगर R ज़्यादा हो गया, ये दोनों को, अगर R इधर क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब पकड़ लीजिए R ज़्यादा हो गया, तो क्या हम लिखे, टू सेपरेट द आयंस एनर्जी रिक्वायर्ड लेस, टू सेपरेट द आयंस एनर्जी रिक्वायर्ड लेस, मतलब उस आयन को जिसका R जितना ज़्यादा, उस आयन को सेपरेट करने के लिए उतना एनर्जी कम लगेगा। R बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, एनर्जी टू सेपरेट द आयंस। समझ में आया भाई साहब, ठीक है। अब देख लीजिए एक चीज़, अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमको एक चीज़ पता है, अगर हम टॉप टू बॉटम आए, ये हम पीरियोडिक टेबल से पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज़ होता है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ होता है, तो क्या होता है, साइज़ ऑफ कैटायन भी इंक्रीज़ होता है टॉप टू बॉटम पे, ठीक है। टॉप टू बॉटम में साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो क्या होता है भाई साहब, एक चीज़ याद रखिए, ये तो हमको पता है। और एक चीज़ देख लीजिए, मेटल जो आएगा वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से आएगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से आएगा, उससे बाहर कहाँ से ही आएगा, कितना ज़्यादा आएगा। तो टॉप टू बॉटम का हमको पता है कि भाई साहब टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, साइज़ ऑफ कैटायन बढ़ेगा, पर साइज़ ऑफ एनायन का हम क्या करें, साइज़ ऑफ एनायन का हम कुछ निकलना पड़ेगा भाई साहब। साइज़ ऑफ एनायन तो बहुत कुछ हो सकता है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक सीखेंगे अगले वाले वीडियो पे। अब एक चीज़ करिए, इसको नोट कर लीजिए, हम साइज़ ऑफ एनायन पे आते हैं। तो अब देखिए हम साइज़ ऑफ एनायन के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइज़ ऑफ एनायन के लिए आप एक चीज़ याद रखना कि साइज़ ऑफ एनायन जो होता है, ये हमने दो तरीके के एनायन लेके प्रैक्टिस करेंगे। एक होता है कि स्मॉल एनायन होता है, जो ज़्यादातर मोनो एटमिक्स होते हैं। मोनो एटमिक मतलब एक ही एटम से बने हुए एनायंस। नेगेटिव एनायन मतलब नेगेटिव आयंस, जो लोग नहीं जानते हैं, एनायन मतलब नेगेटिव आयंस, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयंस, प्लीज़ ये याद रखिएगा। तो स्मॉल एटम्स जो होते हैं वो एक ही एटम से बने हुए होते हैं। तो H माइनस, जिसको हम हाइड्राइड एनायन बोलते हैं, वो H माइनस, ये देखिए पॉली एटमिक है, दो एटम है, पर इसको हम स्मॉल कंसीडर करके चलते हैं, इसको हम स्मॉल कंसीडर करके चलते हैं। OH हाइड्रोक्सिल आयन।
F माइनस Cl माइनस O2 माइनस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल एनायन, ठीक है। और एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉल जो एनायन होंगे उनको हम बोलते हैं गरीब, उनको हम क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गरीब, गरीब, ठीक है। और जो लार्ज एनायन होता है जो कि ना जो पॉली एटॉमिक होता है, जो पॉली एटॉमिक मतलब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एटम से बने हुए एनायंस, जैसे SO4 माइनस, NO3 माइनस, HSO3 माइनस, HCO3 माइनस, CO3 2 माइनस, ClO4 माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऐसे। और इधर भी देखिए ये Br माइनस I माइनस लार्ज एटम में आता है, लार्ज एनायन में आता है। क्यों आते हैं? क्योंकि ये हमको पता है कि ऊपर से अगर नीचे हम आए, ऊपर से अगर नीचे हम आए कोई भी ग्रुप में, तो नीचे जो एटम्स या एलिमेंट्स रहते हैं उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ब्रोमीन और आयोडीन बहुत ही नीचे होता है, ठीक है, तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनको हम लार्ज एनायन में कंसिडर कर लेते हैं। मुझे पता है वो लोग मोनोएटॉमिक है, फिर भी हम उनको लार्ज एटम में कंसिडर करके चलते हैं। अब देखिए लार्ज एनायन को हम क्या बोलते हैं, लार्ज एनायन को हम बोलते हैं अमीर, अमीर, अमीर मतलब रिच और गरीब मतलब पुअर, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने बोला कि गरीब और अमीर, ठीक है, ये मैंने क्यों बोला, ये एक ट्रिक है, बहुत इजीली ये आपको समझ में आएगा। आप एक चीज़ बताइए भाई साहब कि एक गरीब का फ्रेंडशिप अच्छा होगा? सिनेमा में मत जाइएगा, सिनेमा में कुछ अलग दिखाता है, फिल्मों में कुछ अलग दिखाया जाता है कि अमीर गरीब भी दोस्त बन सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है भाई साहब कि गरीब अच्छा दोस्त बनेगा। अमीर और एक अमीर अच्छा दोस्त बनेगा, अमीर अच्छा दोस्त बनेगा। और एक देखिए अमीर गरीब या फिर गरीब अमीर, ठीक है, कभी अच्छा दोस्त नहीं बन सकते, कभी अच्छा दोस्त नहीं बन सकते। अब एक चीज़ देखिए, अमीर का मतलब अगर पकड़ लीजिए, मैंने इसको पॉजिटिव आयन पकड़ लिया, इसको नेगेटिव आयन पकड़ लिया, इसको पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है, ये सब पॉजिटिव है, ये सब नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए गरीब का मतलब क्या होता है, स्मॉल, मतलब स्मॉल कैटायन, स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन का बॉन्डिंग अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करेगा, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो स्मॉल एनायन स्मॉल कैटायन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। अब अमीर मतलब लार्ज कैटायन लार्ज एनायन, इनका भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। लार्ज कैटायन लार्ज एनायन, इन दोनों अगर मिल जाए तो भाई साहब चुम्मा, बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा। अगर पकड़ लीजिए लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन अगर जुड़े तो अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, अच्छा बॉन्ड भाई साहब नहीं बनेगा। और पकड़ लीजिए स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन जुड़ जाए तो ऐसा फिर भी सही से बॉन्ड नहीं बनेगा, लैटिस एनर्जी बहुत कम होगा, इजीली बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है थोड़ा सा एनर्जी दे के। पकड़ लीजिए आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करा दे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब देखिए कंपेयर लैटिस एनर्जी बोल के एक मैंने क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन है? LiF, NaF, KF, RbF, CSF, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, इन सब में कंपेयर कर लीजिए। आप थोड़ा देखिए तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ग्रुप 1 नहीं है। हे ली ना का रब से फरियाद, ये ग्रुप 1 नहीं है। अब देखिए लिथियम से सीजियम तक ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है, तो हमको पता है लिथियम से अगर हम सीजियम तक जाए
तो पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ रहा है। तो लिथियम आयन जो इधर है, लिथियम आयन जो इधर है ये सबसे छोटा है कैटायनों में। कैटायन जो है मतलब इधर तो Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, तो इन सब कैटायनों में ये Li प्लस वाला कैटायन सबसे ज़्यादा छोटा होगा। तो उसको हम क्या टैग देंगे? गरीब का, गरीब का टैग देख देंगे। और Cs प्लस सबसे बिग है तो उसको हम अमीर वाला टैग दे देंगे, उसको हम अमीर वाला टैग दे देंगे। अब देखिए फ्लूरीन, फ्लूरीन किस में आता है? स्मॉल एनायन में आता है। तो फ्लूरीन तो नेगेटिव हो, नेगेटिव जो एनायन है वो क्या होगा? गरीब ही होगा, स्मॉल एनायन है ना। तो इधर भी गरीब, इधर भी गरीब, गरीब गरीब ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इधर बॉन्ड अच्छा होगा, गरीब गरीब है, गरीब गरीब है तो बॉन्ड बहुत ही अच्छा होगा। और इधर अमीर गरीब है तो बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, बॉन्ड अच्छा नहीं होगा भाई साहब। इधर बॉन्ड अच्छा होगा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, इधर बॉन्ड अच्छा नहीं है तो लैटिस एनर्जी कम होगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा हो रहा है कैटायन, क्योंकि इधर एनायन तो फिक्स्ड है, एनायन सब में गरीब है, तो धीरे धीरे जब कैटायन बढ़ रहा है, साइज़ पे बिग हो रहा है, लार्ज हो रहा है, तो उतना 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 उसका क्या हो रहा है? उसके साथ साथ लैटिस एनर्जी घट रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा LiF का और सबसे कम होगा CsF का, ठीक है। अच्छा अब इधर देखिए BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BeSO4। अब थोड़ा देखिए बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। आपको शायद पता नहीं होगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप होता है। तो हमको पता है कि ऊपर से नीचे तक अगर आए हम साइज़ क्या होगा? साइज़ बढ़ेगा, साइज़ भाई साहब बढ़ेगा। तो अब देखिए अब इधर एनायन जो है SO4 माइनस, SO4 2 माइनस है, सॉरी SO4 2 माइनस, ठीक है, सल्फेट। तो इधर SO4 2 माइनस जो है हम इसको किस में फेल रखेंगे? लार्ज एनायन में रखेंगे। तो ये अमीर है, तो ये अमीर है, और ये भी इधर भी अमीर है, अच्छी बात। अब देखिए ये Be ये एकदम ऊपर है तो ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो इस कैटायन को हम गरीब बोलेंगे, इस कैटायन को हम गरीब बोलेंगे। और ये Ba ये बहुत ज़्यादा नीचे है तो ये सबसे बड़ा होगा, तो इसको हम फिर से अमीर बोलेंगे। अब देखिए अमीर अमीर का बॉन्ड अच्छा होगा तो इन लोगों का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। अब देखिए गरीब अमीर में बॉन्ड अच्छा नहीं होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। तो देखिए धीरे 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 इधर क्या हो रहा है? क्योंकि इधर एनायन लार्ज है, अमीर है, तो अमीर अमीर मतलब कैटायन भी लार्ज होना पड़ेगा, कैटायन भी लार्ज होना पड़ेगा। तो देखिए जब कैटायन लार्ज होता है एनायन लार्ज के साथ तो उनका लैटिस एनर्जी बढ़ जाता है। जब कैटायन स्मॉल हो जाता है, एनायन लार्ज हो जाता है, तब उनका लैटिस एनर्जी घट जाता है। तो ऐसा होगा कुछ इसका ऑर्डर कि जब जब साइज़ बड़ा होता रहेगा, साइज़ बढ़ता रहेगा, तो उनका लैटिस एनर्जी भी इधर बढ़ता रहेगा। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं चार्ज के बेसिस पे। देखिए NaCl, MgCl2, AlCl3, ठीक है। अब देखिए इधर हम तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, MgCl2 को तोड़ेंगे तो Mg प्लस 2Cl माइनस, और AlCl3 को तोड़ेंगे तो Al प्लस 3Cl माइनस। अब देखिए चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ रहा है तो एट्रैक्शन उतना ज़्यादा हो रहा है, चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ रहा है एट्रैक्शन उतना ज़्यादा हो रहा है। तो एट्रैक्शन अगर ज़्यादा हो तो लैटिस एनर्जी, लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी। मतलब चार्ज ज़्यादा, एट्रैक्शन ज़्यादा, बॉन्ड अच्छा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो चार्ज के साथ लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, चार्ज ऑफ कैटायन के साथ भी। और देखिए
NaCl से AlCl तक लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है। तो ये होता है लैटिस एनर्जी। अगले क्लास में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है सॉल्वेशन। ये लैटिस एनर्जी के साथ थोड़ा रिलेटेड भी होगा। तो इतना तक ये मैं जब हट जाऊंगा पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इतना तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ के आएगा। और अगले क्लास में आप अगर ये पढ़ के नहीं आओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सॉल्वेशन, ठीक है। आपको सॉल्वेशन समझ में आने के लिए ये सब कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से पढ़िए और बहुत ही मन लगा के पढ़िए, आप ज़रूर क्रैक करेंगे IIT JEE एडवांस और नीट भी, मेंस भी, सब कुछ आप कर सकते हैं। आप खुद पे विश्वास रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। ऑल द बेस्ट चैम्प्स एंड वेरी वेल डन।